जी शासन के तहत सेक्स एक निजी मामला मात्र नहीं था, वह उनके नियंत्रण, दंड और प्रभुत्व की प्रणाली का एक सक्रिय हिस्सा था। ये कोई एक बार की ज्यादती नहीं थी, ये एक सतत नीति थी। पूर्वी मोर्चे पर सामूहिक बलात्कार से लेकर यातना शिविरों में वेश्यालयों तक, नाजियों ने युद्ध का उपयोग विकृत वासना को उजागर करने के लिए किया। ऐसे कृत्यों को अंजाम दिया जिन्हें उन्होंने शासन के सबसे गहरे रहस्यों के रूप में छुपाया। तीसरे रैह की मशीनरी में सेक्स की क्या भूमिका थी? तृतीय रैह के उच्च कमान ने कौन सी यौन प्रथाओं को छुपाया? और ये रहस्य अभी भी इतिहास की किताबों से बाहर क्यों हैं? शव ले जाए गए, रीच द्वारा बलात्कार। सितंबर 1939 में पोलैंड पर जर्मन आक्रमण ने एक नए प्रकार के युद्ध की शुरुआत की, जिसमें यौन हिंसा को एक रणनीतिक उपकरण के रूप में एकीकृत किया गया। जैसे जैसे वेहरमाच पूर्व की ओर आगे बढ़ा, योजनाबद्ध वर्चस्व के तंत्र के रूप में क्षेत्रीय कब्जे के साथ साथ महिलाओं का व्यवस्थित बलात्कार भी हुआ। जो बात शुरू में व्यक्तिगत ज्यादतियां प्रतीत हुईं, ऐतिहासिक जांच के बाद पता चला कि यह एक समन्वित पैटर्न था। पोलिश कस्बों और शहरों में जर्मन सैनिकों ने एक अलिखित लेकिन सुसंगत प्रोटोकॉल विकसित किया। जनसंख्या का लिंग पृथक्करण, युवा महिलाओं का चयन और सार्वजनिक या निजी स्थानों पर सामूहिक बलात्कार। निर्वासित पोलिश सरकार ने इन अपराधों को विधिपूर्वक दस्तावेजित किया तथा यहूदी और गैर यहूदी दोनों आबादी पर इनके लागू होने का उल्लेख किया। 1941 तक रेड क्रॉस की रिपोर्टों ने पुष्टि की कि ये पैटर्न यूक्रेन, बेलारूस और बाल्टिक देशों तक फैल गए थे। नस्लीय विचारधारा ने इन कृत्यों को औचित्य प्रदान किया। नाजी तर्क के अनुसार निम्न जातियों के रूप में वर्गीकृत स्लाव और यहूदी लोगों को मौलिक सुरक्षा का अभाव था। प्राप्त साक्ष्यों में बताया गया है कि कैसे जर्मन सैनिक बलात्कार करने के बाद इस तरह के वाक्यांश बोलते थे: एक जर्मन महिला कभी भी अपने आप को तुम्हारे सामने नहीं झुकाएगी, तुम्हें उस सम्मान के लिए आभारी होना चाहिए जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। इस प्रकार शारीरिक अवनति के साथ साथ मनोवैज्ञानिक अपमान भी हुआ। 1942 में हेनरिक हिमलर ने एक झांपन के माध्यम से इन अनौपचारिक प्रथाओं को संस्थागत रूप दिया, जिसमें यातना शिविर प्रणाली के भीतर वेश्यालयों के निर्माण को अधिकृत किया गया। फ्र्यूडेना बेटेलुंगेन आनंद विभाग की व्यंजना के तहत इन प्रतिष्ठानों ने यौन शोषण को एकाग्रता शिविर शासन के एक आधिकारिक घटक में बदल दिया तथा औपचारिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पीड़ितों को पूरी तरह से अमानवीय बना दिया। यह तंत्र नौकरशाही परिशुद्धता के साथ संचालित होता था। एसएस डॉक्टर मुख्य रूप से रेवेंसब्रुक में महिलाओं का चयन करते थे तथा उन्हें ऑन्शविट्स, माउटहॉसन, बुचेनवाल्ड और डचाउ में स्थानांतरित करने से पहले जबरन स्त्री रोग संबंधी परीक्षण करवाते थे। विशिष्ट ब्लॉकों में पतली दीवारों से अलग कक्षों में उन्हें हर रात 4 से 6 लोगों को रखना था। आंतरिक दस्तावेजों से पता चलता है कि इन कैदियों का औसत जीवन काल 3 महीने से अधिक नहीं था, जिसके बाद उन्हें बदल दिया जाता था। यह प्रणाली खेतों से आगे तक फैली हुई थी। इसके समानांतर एसएस ने कब्जे वाले क्षेत्रों में सैन्य वेश्यालयों का एक नेटवर्क स्थापित किया। वारसो, रीगा, कीव, ओस्लो और अन्य यूरोपीय शहरों में ऐसी सुविधाएं थीं जहां महिलाओं का अपहरण किया जाता था, उन्हें धोखा दिया जाता था या जर्मन सैनिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए मजबूर किया जाता था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कई आयोजन स्थल जब्त की गई धार्मिक इमारतों में स्थित थे, जिससे शारीरिक हिंसा के साथ साथ सांस्कृतिक अपमान भी बढ़ गया। 1942 के उत्तरार्ध से जर्मनी में श्रमिकों की कमी के कारण कब्जे वाले क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर जबरन मजदूरों का आयात किया जाने लगा। हजारों की संख्या में युवा पोलिश, यूक्रेनी, बेलारूसी और रूसी महिलाओं को कारखानों, कृषि क्षेत्रों, सैन्य अस्पतालों और निजी घरों में काम करने के लिए ले जाया गया। कई मामलों में किशोर लड़कियों को झूठे वादों के तहत भर्ती किया जाता था या छापों के दौरान उनका अपहरण कर लिया जाता था। उन्हें मवेशियों की गाड़ियों में ले जाया जाता था और रीच लेबर सर्विस (आरएडी) या टॉड संगठन के माध्यम से नियुक्त महिलाओं को एसएस अधिकारियों, स्थानीय प्रशासनिक प्रमुखों या उत्पादन पर्यवेक्षकों के घरों में अनिवार्य घरेलू कर्मचारी के रूप में भेजा जाता था। वहां सफाई, खाना पकाने और कपड़े धोने के काम के अलावा उन्हें एक बंद ढांचे में रखा जाता था, जहां यौन शोषण आम बात थी, खासकर उन घरों में जहां जर्मन महिलाएं मौजूद नहीं थीं। इसमें कोई बाहरी निगरानी या रिपोर्टिंग चैनल नहीं था। रीच के घरेलू कानून ने इन श्रमिकों को युद्धकाल में उपयोगी तत्व माना, लेकिन उन्हें शारीरिक अखंडता के संबंध में कोई कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं की।
कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से पूर्वी प्रशिया, सिलेसिया और ऑस्ट्रिया में, नगरपालिका अधिकारियों ने ऐसे मामलों का दस्तावेजीकरण किया जहां पूर्व से आई महिला कर्मचारी गर्भवती हो गईं और बाद में उन्हें विशेष अलगाव केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया। इसका उद्देश्य जांच शुरू किए बिना घोटाले को छुपाना था। इनमें से कई युवतियां अपने मूल गंतव्य पर वापस नहीं लौटीं और उनके बाद के ठिकानों का भी कोई पता नहीं चल सका। स्थानीय प्रशासन ने शिकायत दर्ज करने से परहेज किया ताकि नियोक्ता की छवि को कोई नुकसान न पहुंचे, खासकर यदि वह किसी पार्टी का सदस्य हो। औद्योगिक परिवेश में भी स्थिति भिन्न नहीं थी। क्रुप, आईजी फारबेन और डेमलर बेंच जैसी फैक्ट्रियों में जबरन मजदूरों के लिए अलग से व्यवस्था थी। महिलाएं पुरुष फोरमैन द्वारा संरक्षित बैरकों में रहती थीं, जो किसी भी नागरिक प्राधिकारी के प्रति जवाबदेह नहीं थे। रात्रिपाली में उन्हें बिस्तर से उठाकर पर्यवेक्षकों के कार्यालयों या खाली कार्यशालाओं में सेवा करने के लिए ले जाया जाना आम बात थी। बलात्कार की घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। गर्भवती महिलाओं को उनके कार्यस्थलों से बर्खास्त कर दिया गया और अस्थायी चिकित्सा सुविधाओं में भेज दिया गया, जहां कुछ मामलों में अपंजीकृत गर्भपात कर दिया गया या समय से पहले प्रसव कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई। रीच श्रम सेवा में विशिष्ट अनुशासनात्मक नियम थे, जिनके तहत नस्लीय शुद्धता बनाए रखने के नाम पर जर्मन पुरुषों के साथ संबंध बनाने पर महिला श्रमिकों को कठोर सजा दी जाती थी। हालांकि जब संबंध बलपूर्वक था या जब आक्रामक कोई पदानुक्रमिक वरिष्ठ था, तब कोई समतुल्य प्रावधान नहीं था। यह कानूनी विषमता बिना किसी परिणाम के दुर्व्यवहार करने के लिए खुली छूट प्रदान करती है। कई महिला आरएडी केंद्रों में कैदियों को मौखिक रूप से निर्देश दिया जाता था कि यदि उन्हें चुना गया तो वे प्रतिरोध न करें तथा अवज्ञा करने पर उन्हें दंड स्वरूप तत्काल पूर्व की ओर निर्वासित कर दिए जाने की धमकी दी जाती थी। डॉ हर्ता ओबेह्यूसर जैसे चिकित्सा पेशेवरों की संलिप्तता चिकित्सा नैतिकता के पूर्ण भ्रष्टाचार को प्रदर्शित करती है। उनका मामला, जिसकी विस्तार से जांच अध्याय 6 में की जाएगी, यह दर्शाता है कि किस प्रकार वैज्ञानिक प्रशिक्षण को विकृत करके पीड़ा को नैदानिक आंकड़ों में बदल दिया गया। चेक ऑनश्विट्स की एक जीवित बची वेरा लास्का ने 1946 में मित्र देशों के जांचकर्ताओं को बताया, आनंद खंड में मैंने अपनी सारी मानवीय पहचान खो दी। हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार नहीं किया गया, बल्कि एक पात्र की तरह व्यवहार किया गया। कुछ कैदी बाद में रोए, कुछ ने हमें पीटा, कई ने हम पर पेशाब किया, जिससे उनका क्षेत्र चिह्नित हो गया। गार्डों ने हमारे शरीर के साथ साथ हमारे अपमान का भी आनंद लिया। इन अपराधों की वास्तविक सीमा अभी भी आंशिक रूप से अज्ञात है। दस्तावेजी साक्ष्यों से पता चलता है कि 1942 और 1945 के बीच 60,000 से अधिक महिलाओं को सैन्य वेश्यालय और यातना शिविर प्रणाली के माध्यम से भेजा गया था। इस आंकड़े में प्रारंभिक आक्रमण और उसके बाद के कब्जों के दौरान हुए अघोषित बलात्कारों को शामिल नहीं किया गया है, जिनकी अनुमानित संख्या कई लाख है। युद्ध के बाद न्याय की बहाली इस क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से अपर्याप्त थी, जबकि नूर्नबर्ग परीक्षणों में मानवता के विरुद्ध अपराधों पर व्यापक चर्चा की गई, यौन हिंसा पर बहुत कम ध्यान दिया गया। वेश्यालय प्रणाली के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार केवल 3 लोगों पर ही इन अपराधों के लिए विशेष रूप से मुकदमा चलाया गया। बाकी को या तो व्यापक श्रेणियों में शामिल कर दिया गया या फिर नजरअंदाज कर दिया गया। बचे लोगों को अतिरिक्त कलंक का सामना करना पड़ा। युद्धोत्तर जर्मनी में प्रायः स्वैच्छिक वेश्याओं के रूप में चिन्हित की जाने वाली अनेक महिलाओं ने सामाजिक अस्तित्व की रणनीति के रूप में चुप्पी को चुना। अपराधियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने में शर्म, आघात और सांस्कृतिक वर्जनाओं के कारण बाधा उत्पन्न हुई, जिसके कारण सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं हो सका। 1990 के दशक तक अकादमिक शोध ने नाजी आतंक के इस आयाम को व्यवस्थित रूप से दस्तावेजित करना शुरू नहीं किया था। इस हिंसा की विरासत न केवल व्यक्तिगत निकायों पर बल्कि यूरोपीय सामूहिक स्मृति पर भी अंकित हो गई। युद्ध के मैदान के रूप में महिला शरीर का व्यवस्थित उपयोग अधिनायकवाद के चरम विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। यहां तक कि सबसे पूर्ण अंतरंगता पर भी राज्य का नियंत्रण, यौन क्रिया को शक्ति की क्रूर अभिव्यक्ति में बदलना। आर्यन ब्लड फैक्ट्रीज, द लेबेंसबॉर्न प्रोजेक्ट। 12 दिसंबर 1935 को गोपनीय प्रशासनिक आदेश द्वारा हेनरिक हिमलर ने लेबेंसबॉर्न फाउंडेशन, जीवन का स्रोत, की स्थापना की। इस लाभदायक पहल के पीछे एक अभूतपूर्व सुजननी की परियोजना छिपी हुई थी।
मातृत्व का नस्लीय इंजीनियरिंग के एक उपकरण के रूप में औद्योगिकीकरण। यदि उत्पीड़न और विनाश नाजी नस्लीय कार्यक्रम के विनाशकारी चरण का प्रतिनिधित्व करते थे, तो लेबेन्सबॉर्न ने इसके रचनात्मक आयाम को मूर्त रूप दिया। पहली सुविधा स्टेनहोरिंग बवेरिया में चुपचाप खोली गई। बाद में इसका विस्तार एक नेटवर्क में हो गया, जिसमें जर्मनी में 9 केंद्र और कब्जे वाले क्षेत्रों में दर्जनों केंद्र शामिल हो गए। इन सुविधाओं में उन्नत चिकित्सा सेवाएं, उत्कृष्ट प्रसव पूर्व देखभाल तथा व्यापक अभाव के समय में आरामदायक परिवेश का संयोजन था। हालांकि उनका वास्तविक उद्देश्य मातृ देखभाल से कहीं आगे था। वे नस्लीय रूप से मूल्यवान मानव सामग्री के नियंत्रित उत्पादन के लिए जैविक कारखाने थे। भर्ती सख्त सुजननिक मानदंडों के अनुसार संचालित की गई। प्रत्येक अभ्यर्थी को 3 पीढ़ियों तक आर्यन शुद्धता की पुष्टि करने वाली वंशावली परीक्षा, विस्तृत शारीरिक मूल्यांकन और विस्तृत मानव शास्त्रीय माप का सामना करना पड़ा। प्रशासनिक दस्तावेजों में विशिष्ट मापदंडों का उल्लेख है। न्यूनतम ऊंचाई, अधिमानतः नॉर्डिक रंग, पूर्व निर्धारित नस्लीय मानकों के अनुरूप कपाल अनुरूपता। लगभग 40% आवेदकों को नस्लीय कमियों के कारण अस्वीकार कर दिया गया। सेवा प्रदान की गई जनसंख्या में 3 अलग अलग श्रेणियां शामिल थीं। एसएस अधिकारियों की पत्नियां, एसएस सदस्यों द्वारा गर्भवती एकल महिलाएं तथा चयनित अधिकारियों के साथ प्रजनन के लिए विशेष रूप से चुनी गई युवा महिलाएं। इस अंतिम श्रेणी ने सबसे अधिक परेशान करने वाला आयाम उजागर किया। भावनात्मक आधार के बिना प्रशासनिक रूप से संगठित मुठभेड़ें, जो केवल आनुवंशिक रूप से उपयुक्त संतानों के उत्पादन पर केंद्रित थीं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। दैनिक कक्षाओं में नस्लीय सिद्धांत, राष्ट्रीय समाजवादी सिद्धांत और राज्य की सेवा के रूप में मातृत्व की अवधारणा को पढ़ाया जाता था। प्रशिक्षकों, जो आमतौर पर प्रमुख अधिकारियों की पत्नियां होती थीं, ने मातृत्व को एक व्यक्तिगत अनुभव मानने की धारणा को विधिवत समाप्त कर दिया तथा इसके जैविक राजनीतिक कार्य पर जोर दिया। साथ ही सभी चिकित्सा निर्णय व्यक्तिगत विचारों से ऊपर नस्लीय मानदंडों के अधीन थे। जन्म के साथ ही उत्पाद मूल्यांकन की शुरुआत हुई। एसएस डॉक्टरों ने सख्त नस्लीय मानदंडों के अनुसार प्रत्येक नवजात शिशु की गहन जांच की तथा अपने निष्कर्षों को मानकीकृत प्रपत्रों पर दर्ज किया। जिन्हें नस्लीय रूप से योग्य माना गया, उन्हें आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया गया, जबकि अपूर्ण मामलों, पुनः प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार 7 से 8% को व्यवस्थित रूप से समाप्त कर दिया गया। विशेष रूप से पूर्वी यूरोपीय केंद्रों में, हालांकि इस प्रथा को आधिकारिक रूप से प्रलेखित नहीं किया गया था। एकल माताओं के लिए संस्थागत दबाव बच्चे को व्यवस्था के हवाले करने के पक्ष में था। लेबेन्सबॉर्न के अधिकारियों ने चयनित एसएस परिवारों में नियंत्रित दत्तक ग्रहण की देखरेख की तथा वैचारिक मानदंडों के पक्ष में जानबूझकर जैविक संबंधों को तोड़ा। जिन माताओं ने अपने बच्चों के पालन पोषण पर जोर दिया, उन्हें महत्वपूर्ण प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। निरंतर पर्यवेक्षण, नियंत्रित शिक्षा और नस्लीय प्रगति का आवधिक मूल्यांकन। मूल उद्देश्य: मातृबंधन को वैचारिक प्रतिबद्धता के अधीन करना। 1943 और 1945 के बीच एसएस द्वारा संचालित कुछ यातना शिविरों में शारीरिक विशेषताओं के आधार पर चयनित कैदियों के बीच प्राकृतिक प्रजनन के प्रयासों का दस्तावेजीकरण किया गया था। लेबेन्सबॉर्न प्रणाली या सामूहिक शल्य चिकित्सा नसबंदी कार्यक्रमों के विपरीत, इन प्रथाओं का उद्देश्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के माध्यम से शरीर पर सीधे हस्तक्षेप करना नहीं था, बल्कि नियंत्रित परिस्थितियों में यौन संबंधों को मजबूर करना था, जिसका उद्देश्य सहज जैविक परिणामों का निरीक्षण करना था। ऑश्विट्ज और नात्सवाइलर स्ट्रुथोफ में अलग अलग बैरक स्थापित किए गए थे, जहां एसएस अधिकारियों द्वारा पुरुषों और महिलाओं को जोड़ा जाता था। व्यक्तियों का चयन बुनियादी शारीरिक परीक्षणों के बाद आयु, सामान्य स्वास्थ्य और नस्लीय दृष्टिकोण से अनुकूल माने जाने वाले लक्षणों के आधार पर किया गया। दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति या पूर्व संवाद नहीं था। महिलाओं को कई सप्ताह तक एक ही पुरुष के साथ संपर्क शिफ्ट में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। यदि उस अवधि के बाद गर्भावस्था के कोई लक्षण दर्ज नहीं किए गए, तो उन्हें अन्य लक्षणों से बदल दिया गया। निगरानी अधिकारियों ने लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सामान्य टिप्पणियां शामिल थीं। इसमें शामिल लोगों का आचरण, शिफ्टों का अनुपालन तथा परिणामों की उपस्थिति या अनुपस्थिति। इस प्रक्रिया के दौरान कोई नैदानिक परीक्षण नहीं किया गया तथा कोई चिकित्सा सहायता भी नहीं दी गई। स्थितियां बहुत ही बुनियादी थीं। ये मुठभेड़ें नंगे खाटों पर, बिना किसी गोपनीयता वाले कमरों में, कभी-कभी गार्डों की मौजूदगी में होती थीं।
जो कैदी भाग लेने से इनकार करते थे उन्हें खतरनाक कामों में लगा दिया जाता था या भोजन से वंचित कर सामान्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए जर्मन पुरुषों और बंदी आबादी में से चुनी गई स्लाव या यहूदी महिलाओं के बीच जोड़ियां बनाई जाती थीं। दंपतियों को परीक्षण के लिए आवश्यक समय के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। एक स्वस्थ बच्चे का जन्म एक सकारात्मक परिणाम माना गया। यदि नवजात शिशु दृश्य मानकों, बालों का रंग, खोपड़ी का आकार, रंग पर खरा नहीं उतरता था तो उसे तुरंत ले जाया जाता था। उनके बाद के भाग्य का कोई विस्तृत इस प्रक्रिया के एक प्रकार का परीक्षण किया गया। एक ही दिन में कई पुरुषों के साथ बार बार संपर्क के माध्यम से बलपूर्वक प्राकृतिक गर्भाधान। ये प्रथाएं चिकित्सा प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं बल्कि स्थानीय पर्यवेक्षकों द्वारा दिए गए मौखिक निर्देशों के अनुसार थीं। युद्ध के अंत में प्राप्त दस्तावेजों में निष्क्रिय प्रजनन अवलोकन का खंडित उल्लेख है, लेकिन पीड़ितों की सटीक संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है। 1945 में सोवियत शोधकर्ताओं द्वारा एकत्रित कुछ विवरणों में IG फार्बेन समूह द्वारा संचालित कारखानों के निकट द्वितीयक सुविधाओं में इस प्रकार के युग्मन के उपयोग का उल्लेख है। इन मामलों में जोड़ों ने यह आकलन करने का प्रयास किया कि क्या लंबे समय तक शारीरिक थकान या औद्योगिक पदार्थों के संपर्क में रहने से प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। महिलाओं को 12 घंटे की शिफ्ट में काम करना पड़ता था और फिर बिना किसी रुकावट के संभोग ब्लॉक में रिपोर्ट करना पड़ता था। इसमें कोई चिकित्सीय सहायता या प्रक्रिया से इनकार करने की संभावना नहीं थी। ये प्रथाएं संस्थागत प्रजनन की औपचारिक प्रणाली का हिस्सा नहीं थीं। ये कार्य नस्लीय प्रजनन क्षमता पर अवलोकन संबंधी डेटा तैयार करने में रुचि रखने वाले अधीनस्थ अधिकारियों या डॉक्टरों के मानदंडों के अनुसार बिखरे हुए तरीके से किए गए थे। रीच की केंद्रीय प्रशासनिक संरचनाओं में इन प्रयोगों का कोई संदर्भ नहीं मिलता है। उनके अस्तित्व की पुष्टि द्वितीयक अभिलेखों, सीमांत पत्राचार और जर्मन वापसी के दौरान आंशिक रूप से नष्ट हो चुकी चिकित्सा फाइलों से प्राप्त कुछ अभिलेखों के माध्यम से हुई। इन कार्रवाइयों की खंडित प्रकृति के कारण इन्हें युद्धोत्तर प्रमुख न्यायिक कार्यवाहियों में शामिल नहीं किया जा सका। अधिकांश मामलों में न तो पीड़ित जीवित बचे और न ही औपचारिक आरोप तय करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज संरक्षित किए गए। हालांकि क्षेत्रों, मिलान सूचियों और आंतरिक नोटों के बीच डेटा को क्रॉस रेफरेंस करने से हमें जबरन प्रजनन की एक व्यवस्थित प्रथा को आंशिक रूप से पुनर्निर्मित करने की अनुमति मिलती है, जो किसी भी भावनात्मक, संस्थागत या चिकित्सा उद्देश्य से रहित है। इन वातावरणों में मानव शरीर को सख्त कार्यात्मकता तक सीमित कर दिया गया था। बिना किसी उपकरण, संज्ञाहरण या भाषा के किया गया नस्लीय संगतता परीक्षण, बाल विनियोजन इसका सबसे चरम आयाम था। नस्लीय मानव विज्ञानियों की सहायता से विशिष्ट एसएस टीमों ने कब्जे वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से पोलैंड, यूक्रेन और चेकोस्लोवाकिया में बच्चों की जांच की। नस्लीय रूप से शोषक विशेषताओं वाले लोगों को उनके परिवारों से अलग कर दिया गया और जर्मनीकरण केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रशासनिक दस्तावेजों में तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया गया था। इन अपहरणों को खोए हुए जर्मन रक्त की वसूली के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जर्मनीकरण की प्रक्रिया में सख्त प्रोटोकॉल का पालन किया गया। मातृभाषा पर प्रतिबंध, नए जर्मन नामों का निर्धारण, गहन वैचारिक पुनः शिक्षा। बाद के शोध से अनुमान लगाया गया कि लगभग 2 लाख बच्चों को इस प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया गया। युद्ध के बाद वापसी की दर 15% से अधिक नहीं थी, जिसका कारण मूल पहचान अभिलेखों का जानबूझकर विनाश और जर्मन परिवारों में शीघ्र एकीकरण था। 1942 में कार्यक्रम में जबरन भर्ती की गई एक युवा पोलिश महिला एल्सा के ने यह गवाही दी, मुझे बताया गया कि मुझ में असाधारण आर्यन गुण हैं और मेरा कर्तव्य रीच के लिए बच्चे पैदा करना है। जब मैंने इनकार कर दिया तो मेरे पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय कमांडर ने मुझे 2 विकल्प दिए, सहयोग करें या अपने परिवार को पूर्व में निर्वासित होते देखें। 9 महीने तक मैं ड्रेसडेन के पास एक सुविधा में रही। वहां मेरा बेटा था जिसे तुरंत हटा दिया गया। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। लेबेन्सबॉर्न केंद्रों में महिलाओं को एक विरोधाभास का सामना करना पड़ा। उन्हें असाधारण भौतिक विशेषाधिकार, बेहतर पोषण, विशिष्ट चिकित्सा देखभाल, आरामदायक परिवेश प्राप्त थे, जबकि उनसे सभी व्यक्तिगत स्वायत्तता छीन ली गई थी। यह द्वंद्व शासन के मौलिक परिप्रेक्ष्य को प्रतिबिंबित करता है। महिला शरीर का मूल्य विशेष रूप से उसके प्रजनन कार्य में निहित है, जबकि व्यक्तिगत इच्छा को व्यवस्थित रूप से समाप्त कर दिया गया है। युद्ध के अंत में
लेबेन्सबॉर्न सुविधाओं की मुक्ति से कार्यक्रम की महत्ता का पता चला। संबद्ध शोधकर्ताओं ने सावधानीपूर्वक अभिलेखों का खुलासा किया। नस्लीय वर्गीकरण, आनुवंशिक अभिलेख, प्रजनन अनुकूलता आकलन और संतान ट्रैकिंग, यह सब आधिकारिक मोहरों के तहत हुआ, जिसने मानव प्रजनन को एक राजकीय कार्य में बदल दिया। इसके बाद लेबेन्सबॉर्न बच्चों का भाग्य एक अतिरिक्त त्रासदी बन गया। नॉर्वे में उन्हें दुश्मन के बच्चे के रूप में कलंकित किया गया तथा अक्सर मनोरोग संस्थानों में भेज दिया गया। उनकी माताओं को, जिन्हें सहयोगी माना गया था, सार्वजनिक अपमान और स्थायी रूप से हाशिए पर धकेले जाने का सामना करना पड़ा। जर्मनी में कई लोग अपने मूल के बारे में जाने बिना ही बड़े हुए तथा कार्यक्रम से अपना संबंध छिपाने के लिए उन्होंने गलत पहचान बना ली। हाल के वर्षों में ही कुछ राज्यों ने इस ऐतिहासिक अन्याय को आधिकारिक रूप से विरासत व्यक्तिगत क्षति से परे है। यह नाजी नस्लीय विचारधारा की तार्किक परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। मानव प्रजनन का पूर्ण औद्योगिकीकरण, जहां मातृत्व को भी अमूर्त नस्लीय मानदंडों के अधीन कर दिया गया। इसके कार्यान्वयन ने यह प्रदर्शित किया कि किस प्रकार सुजन्यिकी और नस्लीय स्वच्छता जैसी अकादमिक अवधारणाओं को प्रजनन नियंत्रण की अभूतपूर्व प्रशासनिक प्रणालियों में परिवर्तित किया जा सकता है। ईविल डोम, रीच नेताओं की काली इच्छाएं। तीसरे रैह के भव्य मुखौटे के पीछे सार्वजनिक सिद्धांत और निजी व्यवहार के बीच गहन विरोधाभासों से चिह्नित जीवन छिपा था। जिन नेताओं ने यौन नैतिकता पर कठोर आदेश जारी किए थे, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत प्रथाओं को अपने आधिकारिक वक्तव्यों से पूरी तरह से असंगत बनाए रखा। घोषित विचारधारा और वास्तविक आचरण के बीच यह असंगति शासन की आंतरिक कार्यप्रणाली के मूलभूत आयामों को उजागर करती है। एडोल्फ हिटलर ने पूरी सावधानी से पूर्ण मितव्ययिता की सार्वजनिक छवि बनाई। प्रचार के माध्यम से उन्हें एक ऐसे ब्रह्मचारी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया जो केवल जर्मनी के लिए समर्पित था, तथा उनके व्यक्तिगत जीवन को सावधानीपूर्वक छिपाया गया। इस मीडिया निर्माण ने विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया। एक लगभग मठवासी व्यक्ति के प्रक्षेपण ने उसके करिश्माई अधिकार को मजबूत किया और उसे सामान्य मानवीय कमजोरियों से दूर कर दिया। वास्तविकता इससे काफी विपरीत थी। युद्ध के बाद प्राप्त चिकित्सा दस्तावेजों से पता चलता है कि उनमें शारीरिक समस्याएं थीं, जिनका प्रभाव संभवतः उनके यौन व्यवहार पर पड़ा था। नैदानिक रिपोर्ट में मोनोर्किडिज्म, एक अंडकोश का अभाव और संभावित संबंधित विकृतियों का उल्लेख किया गया है। उनके करीबी लोगों से प्राप्त साक्ष्यों से यह पुष्टि होती है कि उन्हें चिकित्सा जांच के दौरान अत्यधिक असुविधा होती थी तथा उनकी शारीरिक बनावट को लेकर उन्हें मानसिक चिंता होती थी। ईवा ब्राउन के साथ उनका रिश्ता उनके व्यक्तिगत रिश्तों की जुनूनी नियंत्रण विशेषता का उदाहरण है। ब्राउन वर्षों तक बिना किसी आधिकारिक मान्यता के बर्गहोफ में एकांत में रहे। दोनों के बीच निजी पत्राचार से एक गतिशीलता का पता चलता है, जिसमें हिटलर ने ब्राउन के अस्तित्व के हर पहलू को कपड़ों से लेकर अनुमत पठन सामग्री तक निर्धारित किया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने आत्महत्या से कुछ घंटे पहले ही उससे विवाह किया था, जबकि सार्वजनिक छवि पहले ही अप्रासंगिक हो चुकी थी। सबसे अधिक संदिग्ध प्रकरण उनकी भतीजी गेली राउबल से जुड़ा था। जब हिटलर 40 वर्ष का था, तब 21 वर्षीय गेली म्यूनिख स्थित उसके अपार्टमेंट में रहने आ गई। उनका नियंत्रण पूर्ण था। वे उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखते थे, उनके पत्राचार पर रोक लगाते थे तथा उनकी मित्रता पर नजर रखते थे। 1931 में गेली ने हिटलर की निजी पिस्तौल से आत्महत्या कर ली। करीबी गवाहों ने बताया कि किस प्रकार इस घटना ने तानाशाह के सार्वजनिक जीवन में एकमात्र दृश्यमान भावनात्मक संकट को जन्म दिया। रुडोल्फ हेस, जिन्हें 1941 में स्कॉटलैंड के लिए अनधिकृत पलायन तक उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था, नाजी आंतरिक घेरे की जटिल कामुकता की एक और अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इल्से प्रोहल के साथ उनका विवाह एक दीर्घकालिक आदर्शवादी रिश्ते के रूप में शुरू हुआ। व्यक्तिगत दस्तावेजों से पता चलता है कि जिस संबंध ने अंततः उनके रिश्ते को मजबूत किया, वह अंतरंग अनुकूलता नहीं थी, बल्कि हिटलर के प्रति साझा प्रशंसा थी। भावी तानाशाह के भाषणों को एक साथ सुनना उनके बीच प्राथमिक बंधन का निर्माण करता था। हेस प्रोहल विवाह हिटलर के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से हुआ, जिसने एक निजी रात्रि भोज के दौरान एक तरफा घोषणा की कि उन्हें विवाह कर लेना चाहिए। ये दंपति कई वर्षों तक शारीरिक रूप से एक दूसरे से दूर रहा, जब तक कि परिवार में सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए पार्टी द्वारा दबाव डाले जाने के कारण एक बच्चे का जन्म नहीं हो गया। अधीनस्थों के व्यक्तिगत संबंधों में
यह प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हिटलरवादी नेतृत्व शैली की विशेषता थी, जहां अंतरंग मामलों को राजनीतिक जरूरतों के अधीन कर दिया जाता था। हेस की हिटलर के प्रति भक्ति पारंपरिक निष्ठा से परे थी। ब्रिटिश अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेजों में उन भावनाओं का उल्लेख है जिन्हें हेस ने स्पष्ट रूप से अपने फ्यूहरर के प्रति प्रेम के रूप में वर्णित किया है। इस भावनात्मक तीव्रता के कारण नाजी पदानुक्रम में उपहास उत्पन्न हुआ, जहां उनके रवैये के कारण उन्हें फ्रॉलिन हेस उपनाम दिया गया। उन्हें अत्यधिक दास्तापूर्ण और भावनात्मक रूप से निर्भर माना गया। हेनरिक हिमलर ने विशेष रूप से तीव्र विरोधाभासों को मूर्त रूप दिया। अपने द्वारा घोषित आर्य आदर्श से शारीरिक रूप से दूर, नाटे कद, निकट दृष्टि, कमजोर रंगत वाले, उन्होंने अपनी पहचान नस्लीय और यौन शुद्धता के प्रति जुनून पर बनाई। अपनी युवावस्था के दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से पूर्ण संयम का प्रचार किया। 28 वर्ष की आयु तक उनके किसी के साथ अंतरंग संबंध नहीं थे। यह एक असामान्य तथ्य था जो पार्टी के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा प्रचारित पुरुष अतिकामुकता के विपरीत था। सुप्रीम कमांडर के रूप में हिमलर ने अपने अधीनस्थों पर कठोर नैतिक मानदंड लागू किए, जबकि साथ ही साथ दोहरा जीवन भी जिया। पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के बारे में अपने बयानबाजी के बावजूद उनका अपनी सचिव हेडविग पोथास्ट के साथ विवाहेतर संबंध था, जिनसे उनके 2 बच्चे थे। यह पाखंड संस्थागत स्तर पर भी फैला। उन्होंने एसएस अधिकारियों के विवाह के लिए नस्लीय शुद्धता प्रमाण पत्र की मांग की, जबकि व्यक्तिगत रूप से राज्य नियंत्रित वेश्यालयों को अधिकृत किया। नाजी नेतृत्व के भीतर यौन प्रयोग का सबसे प्रलेखित मामला मार्टिन और गेर्डा बोरमैन से जुड़ा है। पार्टी चांसलरी के प्रमुख बोरमैन को हिटलर का पूर्ण विश्वास प्राप्त था, जबकि उनकी पत्नी गेर्डा ने आर्यन परिवार संरचना के बारे में कट्टरपंथी सिद्धांत विकसित किए थे। एक समर्पित कट्टरपंथी के रूप में उन्होंने जर्मनिक जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने के लिए बहुविवाह को खुले तौर पर एक तंत्र के रूप में असाधारण पारिवारिक मॉडल का पता चलता है। गेर्डा ने न केवल वैवाहिक बेवफाई को सहन किया, बल्कि सक्रिय रूप से उसे प्रोत्साहित भी किया। अपने पति की प्रेमिका अभिनेत्री मंजा वेरेंस का संदर्भ देते हुए उन्होंने लिखा, बस यह सुनिश्चित करें कि इस वर्ष उनका बच्चा हो और अगले वर्ष मेरा भी बच्चा हो। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आपके पास एक उपजाऊ महिला हो। यह रुख समर्पण को नहीं, बल्कि वैचारिक दृढ़ विश्वास को दर्शाता था। गेर्डा एक पत्नीत्व को जर्मन नस्लीय विस्तार में बाधा मानती थीं। इस दृष्टिकोण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता 1930 और 1943 के बीच 10 गर्भधारणों से प्रदर्शित हुई, जिसके लिए उन्हें मातृत्व के लिए पार्टी का स्वर्ण पदक मिला। हिटलर ने अपने पहले बेटे, जिसका नाम मार्टिन एडोल्फ था, को व्यक्तिगत रूप से प्रायोजित किया था। बाद के पत्राचार में गेर्डा ने जीत के बाद बहुविवाह को वैध बनाने का प्रस्ताव रखा, जिससे यह संकेत मिलता है कि हिटलर स्वयं भी इस दृष्टिकोण से सहमत था। इन गतिशीलताओं से पता चलता है कि किस प्रकार कामुकता मुख्यतः एक राजनीतिक साधन के रूप में कार्य करती है। नाजी नेताओं की पत्नियां वैचारिक तंत्र के विस्तार के रूप में काम करती थीं, तथा उनके रूप रंग, सार्वजनिक व्यवहार और प्रजनन कार्य पर सख्त नियंत्रण होता था। विडंबना यह है कि कई लोगों ने निजी तौर पर उस मॉडल का उल्लंघन किया जिसका वे सार्वजनिक रूप से प्रतिनिधित्व करते थे। शुद्धता, नैतिक व्यवस्था और जर्मनिक तपस्या के सार्वजनिक प्रवचन के साथ साथ निजी यौन उपभोग का एक अपारदर्शी नेटवर्क रीच के उच्चतम क्षेत्रों में पनप रहा था, जो शरीरों और प्रतीकों के अधिग्रहण द्वारा कायम था। विभिन्न मित्र देशों की खुफिया रिपोर्टों में बताया गया है कि किस प्रकार यहूदी अभिजात वर्ग चेक उद्योगपतियों या पोलिश कुलीनों से जब्त किए गए विला को उच्च पदस्थ अधिकारियों के मनोरंजन स्थल के रूप में पुनः उपयोग में लाया गया। उनमें से कई में कामुक कला के व्यक्तिगत संग्रह, निषिद्ध यौन साहित्य के पुस्तकालय और व्यवस्थित अंतरंग प्रथाओं के लिए अनुकूलित फर्नीचर रखे गए थे, जो पार्टी या अनुशासनात्मक तंत्र की जांच से दूर थे। नाजी पदानुक्रम में कामुकता एक स्टेटस सिंबल और राजनीतिक पूंजी के रूप में कार्य करती थी। जैसे जैसे वे रैंक में ऊपर उठते गए, कुछ अधिकारियों को बंद घेरे तक पहुंच प्राप्त हुई, जहां अन्य लोगों के शरीर पर नियंत्रण निहित विशेषाधिकारों का हिस्सा था। महिलाओं को साथी या सामाजिक व्यक्ति के रूप में एकीकृत नहीं किया गया, बल्कि सत्ता के निजी क्षेत्र के कार्यात्मक घटकों के रूप में एकीकृत किया गया। उन लोगों के वैचारिक और सजावटी फर्नीचर में एकीकृत किया गया जिन्होंने हिंसा को वर्चस्व के सौंदर्य शास्त्र में बदल दिया था। पोर्नोग्राफी का संचय भी व्यवस्थित स्तर तक पहुंच गया। सोंडेरऑफ्ट्राग लिंज,
जिसे शुरू में यूरोपीय कला की उत्कृष्ट कृतियों को पुनः प्राप्त करने के लिए बनाया गया था, में धीरे धीरे पेरिस, वियना और ब्रुसेल्स से जब्त की गई कामुक ग्राफिक सामग्री भी शामिल कर ली गई। यद्यपि कुछ को नष्ट कर दिया गया क्योंकि उन्हें पतित माना गया था, अन्य को हरमन गोरिंग, हंस फ्रैंक और अर्नस्ट कल्टेनब्रनर जैसे व्यक्तियों के निजी संग्रह में संरक्षित किया गया था। रीच चांसलरी अभिलेखागार में यौन विषय के आधार पर वर्गीकृत 600 से अधिक छवियों की सूची पाई गई। इन चित्रों को तथाकथित सांस्कृतिक पुनः शिक्षा अभिलेखागार के लिए पंजीकृत किया गया था, हालांकि इन्हें कभी प्रदर्शित नहीं किया गया या सार्वजनिक रूप से उल्लेखित नहीं किया गया। अभिलेखों के अतिरिक्त वहां निजी कार्यक्रमों का एक समूह भी था, जहां सत्ता के प्रदर्शन में यौन विनियोग को एक तमाशे के रूप में शामिल किया जाता था। नाजी अभिजात वर्ग के सदस्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली संपत्तियों, विशेष रूप से सैक्सोनी, बवेरिया और टायरोल में का उपयोग विशिष्ट तिथियों पर आयोजित बैठकों के लिए किया जाता था। इन बैठकों के दौरान, जिन्हें राजनयिक संध्या या आधिकारिक समारोह कहा जाता था, आयु और रूप रंग के आधार पर भर्ती की गई महिलाओं को शराब, लाइव संगीत और निजी पहुंच की पेशकश की जाती थी। पूर्व चयन प्रक्रिया का सत्यापन सैन्य डॉक्टरों द्वारा किया गया, जिन्होंने प्रतिभागियों की शारीरिक स्थिति को प्रमाणित किया तथा स्वास्थ्य व्यवस्था का दिखावा बनाए रखा, जबकि पदानुक्रमिक रैंक के आधार पर विवेकाधीन यौन अभिगम को संस्थागत बना दिया। एसएस के औपचारिक मुख्यालय वेवेल्सबर्ग कैसल का मामला दुर्व्यवहार के इस प्रतीकात्मक आयाम को दर्शाता है। यद्यपि इसकी परिकल्पना एक वैचारिक केंद्र के रूप में की गई थी, लेकिन इसका उपयोग राष्ट्रीय समाजवादी कैलेंडर से जुड़ी अनुष्ठान तिथियों पर निजी समारोहों के लिए भी किया जाता था। में इन समारोहों के लिए वास्तुशिल्प अनुकूलन का विवरण दिया गया है। जीवाणुरोधी सामग्रियों से सुसज्जित कमरे, ब्लैकआउट पर्दे, विशेष आगंतुकों के परिवहन के लिए एक द्वितीयक प्रवेश द्वार और अनुष्ठानिक स्थानों में अंतरंग बातचीत के लिए। जब सैन्य तंत्र ध्वस्त हो गया तो विभिन्न नेताओं ने अपने अभिलेखों, संपत्तियों और यौन संग्रहों को अपनी व्यक्तिगत विरासत के हिस्से के रूप में संरक्षित करने का प्रयास किया। सोना, कलाकृतियां और प्राथमिकता दस्तावेज ले जाने वाली रेलगाड़ियों में कामुक एल्बम, कोडेड डायरियां और निजी अनुष्ठानों से जुड़ी व्यक्तिगत वस्तुएं भी शामिल थीं। अंतरंग शक्ति के प्रतीकों की रक्षा करने का यह प्रयास यह प्रकट करता है कि नाजी प्रतिष्ठान में कई लोगों के लिए यौन नियंत्रण एक आकस्मिक अतिरेक नहीं था, बल्कि वैचारिक आदेश का एक स्वाभाविक विस्तार था। शरीर को लूट के रूप में, इच्छा को वर्चस्व की वास्तुकला के रूप में, नाजी अभिजात वर्ग के लिए कामुकता पर नियंत्रण उनकी अधिनायकवादी दृष्टि का तार्किक परिणाम था। अंतरंग जीवन पूर्ण शक्ति की एक और अभिव्यक्ति में तब्दील हो गया। यह विकृति उस मौलिक पाखंड में अपनी अधिकतम अभिव्यक्ति पर पहुंच गई जो शासन की विशेषता थी। सार्वजनिक नैतिकता के सख्त मानकों को लागू करते हुए इसके नेता पूरी तरह से अलग नियमों के अनुसार जीवन जीते थे, जिससे सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रण के एक उपकरण के रूप में कामुकता का पूर्ण उपयोग उजागर होता था। दुश्मन का बदला जर्मनों को लूट में बदल दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम महीनों के दौरान, जब तृतीय राइख का पतन हो रहा था, जर्मन नागरिक आबादी के विरुद्ध यौन हिंसा की एक अभूतपूर्व लहर फैल गई। बर्लिन की ओर सोवियत सैनिकों की प्रगति ने व्यापक आतंक फैला दिया, जो दुर्भाग्यवश वास्तविकता से उचित सिद्ध हुआ। अप्रैल और मई 1945 के बीच प्रारंभिक कब्जे के दौरान लगभग 1,30,000 बर्लिन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, जो एक ऐतिहासिक मोड़ था जिसने हिटलर के साम्राज्य के नागरिकों को विजयी प्रतिशोध के शिकार में बदल दिया। लियोनी बेलास, जो उस समय ब्रेस्लाव अब व्रोक्ला में 14 वर्षीय किशोरी थी, उस क्षण का दर्दनाक वर्णन करती है। हम अंकल रेनहोल्ड के तहखाने में थे। सैनिक अचानक अंदर घुस आए। एक अंदर आया, इधर उधर देखा, मुझे देखा और मुझे हिंसक तरीके से बाहर निकाला। मेरी मां चिल्लाई। मुझे अभी भी ठीक से याद है कि कैसे उसने मुझे फर्श पर फेंक दिया था और फिर ठीक दहलीज पर यह हुआ। कब्जे वाले क्षेत्रों में जर्मन सेना द्वारा की गई यौन हिंसा के विपरीत ये हमले किसी संरचित वैचारिक योजना का पालन नहीं करते थे। वे कई कारकों के सम्मिलन का प्रतिनिधित्व करते थे। सोवियत क्षेत्र पर किए गए जर्मन अत्याचारों का बदला, सैन्य दंड से मुक्ति की संस्कृति, बड़े पैमाने पर शराब का सेवन और विनाशकारी युद्ध के वर्षों के दौरान जमा हुआ आक्रोश। साक्ष्यों से पता चलता है कि सोवियत अधिकारी अक्सर इस व्यवहार को नजरअंदाज करते थे
या यहां तक कि पिछले कष्टों के लिए मुआवजे के रूप में इसे प्रोत्साहित भी करते थे। इस घटना का भौगोलिक विस्तार महत्वपूर्ण है। जबकि बर्लिन में बलात्कारों को ऐतिहासिक रूप से अधिक ध्यान मिला है, पूर्वी प्रशिया जैसे क्षेत्रों में तो और भी अधिक चरम स्थितियों का सामना करना पड़ा है। 1945 की शीतकालीन निकासी के दौरान नागरिक शरणार्थियों के स्तंभों को व्यवस्थित रूप से रोका गया, महिलाओं को अलग कर दिया गया, कई सैनिकों द्वारा उन पर हमला किया गया और बाद में उन्हें गंभीर परिस्थितियों में छोड़ दिया गया, अक्सर शून्य से नीचे के तापमान में। इस वास्तविकता के बारे में सबसे खुलासा करने वाला दस्तावेज गुमनाम डायरी ए वुमन इन बर्लिन है, जो दशकों बाद प्रकाशित हुई। इसके लेखक, जो एक शिक्षित पत्रकार हैं, अपरिहार्य हिंसा का सामना करने के लिए विकसित की गई उत्तरजीविता रणनीतियों का वर्णन करते हैं। रैंक एंड फाइल सैनिकों द्वारा बार बार हमला किए जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे स्थायी सुरक्षा की आवश्यकता है। एक उच्च रैंकिंग अधिकारी की पहचान करना जो मुझे अपनी विशेष संपत्ति के रूप में दावा करने के लिए तैयार था, कई यादृच्छिक बलात्कारों के खिलाफ एकमात्र संभव बचाव का प्रतिनिधित्व करता था। अपने शरीर को रक्षात्मक तंत्र के रूप में इस्तेमाल करने की यह कोशिश महिला आबादी द्वारा अनुभव की जाने वाली पूर्ण भेद्यता को दर्शाती है। यद्यपि अधिकांश दस्तावेजित हमले सोवियत सैनिकों द्वारा किए गए थे, तथापि पर्याप्त साक्ष्य पश्चिमी सेनाओं की संलिप्तता की पुष्टि करते हैं। चर्च के दस्तावेज, अस्पताल की रिपोर्ट और व्यक्तिगत गवाही अमेरिकी और फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा किए गए उल्लंघनों की पुष्टि करते हैं, विशेष रूप से बवेरिया, बाडेन और राइनलैंड में। फ्रांसीसी औपनिवेशिक इकाइयों, विशेषकर उत्तरी अफ्रीकी रेजिमेंटों ने दक्षिण पश्चिम जर्मनी के ग्रामीण समुदायों में विशेष आतंक उत्पन्न किया। लैंडशूट में छोटी मार्गोट ने अपनी दादी के घर में जर्मन सैन्य वर्दी मिलने के बाद अमेरिकी सैनिकों को उन पर हमला करते देखा। यह घटना परिवार में तब तक चुप्पी में दबी रही, जब तक कि दशकों बाद मार्गोट ने अपनी बेटी मैक्सिमिलियन के साथ अपना अनुभव साझा नहीं किया। ऐसे हजारों मामले अभी भी दस्तावेज में दर्ज नहीं हैं, केवल पारिवारिक दायरे में ही झांत हैं, जिन्होंने सामाजिक अस्तित्व की रणनीति के रूप में चुप्पी को प्राथमिकता दी। इसके तात्कालिक परिणाम भयावह थे। बर्लिन की चिकित्सा सुविधाओं ने जननांग घावों की महामारी और यौन संचारित रोगों के बड़े पैमाने पर फैलने की सूचना दी। आत्महत्या की दरें ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गईं। अप्रैल-मई 1945 के दौरान 3,800 से अधिक बर्लिन वासियों, जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं, ने अपनी जान ले ली। खतरनाक परिस्थितियों में गुप्त रूप से किए गए गर्भपात के कारण हजारों अनचाहे गर्भधारण हुए, जिससे घातक संक्रमण और दीर्घकालिक जटिल पीढ़ी परिणाम अनेक रूप में सामने आए। कॉनराड ज़ाहिर, जो अल्टेनबर्ग में एक अमेरिकी सैनिक द्वारा बलात्कार के बाद पैदा हुआ था और जिसे तुरंत गोद दे दिया गया था, ने अपने बचपन में एक प्रतिपूरक कल्पना का निर्माण किया। मेरे पास एक रहस्य था जो मुझे ताकत देता था। एक दिन मैं अमेरिका जाऊंगा और अपने असली पिता को ढूंढूंगा। दूसरी ओर फ्रांसीसी सैनिक और जर्मन मां की बेटी अन्ना रोजा एडम को 10 वर्ष की आयु में बिना किसी पूर्व परामर्श के फ्रांस भेज दिया गया, जिसे फ्रांसीसी राज्य की संपत्ति माना गया। उनकी गवाही से आघात का एक और पहलू सामने आता है। मुझे एक विदेशी देश में, जहां की भाषा अज्ञात थी, ननों के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। किसी ने कभी मेरी राय नहीं पूछी। ये मामले दर्शाते हैं कि किस प्रकार इन पीड़ितों के राजनीतिक शोषण के कारण क्षति मूल घटना से कहीं अधिक लंबी हो गई। मित्र राष्ट्रों की अग्रिम सेना के बाद के महीनों में जर्मन क्षेत्र के विभिन्न स्थानीय प्रशासनों ने कब्जे के कारण उत्पन्न यौन अव्यवस्था से संबंधित आंतरिक परिपत्र जारी करना शुरू कर दिया। हाले, मैग्डेबर्ग और केम्निट्ज जैसे शहरों के नगरपालिका अभिलेखागारों में महापौरों या स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज पाए गए, जिनमें विदेशी सैन्य उपस्थिति के कारण उत्पन्न नैतिक अस्थिरता के मद्देनजर नागरिक नियंत्रण के लिए समर्थन का अनुरोध किया गया था। इनमें से कुछ ज्ञापनों में अकेली महिलाओं को रात में यात्रा करने से रोकने, अस्थायी आश्रय स्थलों का निर्माण करने तथा सामुदायिक आश्रय स्थलों में परिवर्तित स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने की सिफारिशें शामिल थीं। प्रशासन के पास संसाधनों और वास्तविक प्राधिकार का अभाव था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी घटना का लिखित रिकॉर्ड छोड़ा जिसे वे अनियंत्रित मानते थे। चर्च संगठनों ने भी प्रतिक्रिया देने का प्रयास किया। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट पैरिशों ने क्षेत्रीय धर्म प्रांतों को गोपनीय पत्र जारी कर महिला पैरिशवासियों के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं की सूचना दी।
कई दक्षिणी क्षेत्रों में कॉन्वेंटों ने गश्त के दौरान युवतियों को छिपाकर उन्हें अस्थायी सुरक्षा प्रदान की। पेडरबोन में ननों के एक समूह ने लड़कियों को इतालवी सुविधाओं तक पहुंचाने के लिए वेटिकन से रसद सहायता मांगी। अनुरोध बिना किसी प्रतिक्रिया के दायर किया गया। बवेरिया में पासाउ के बिशपरिक ने अप्रैल और जून 1945 के बीच दर्ज आक्रमण के मामलों पर 37 पृष्ठों की एक रिपोर्ट संकलित की, जिसे गोपनीय रूप से मित्र देशों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया। इसमें जबरन गर्भधारण की गुमनाम सूची, पीड़ितों की शारीरिक स्थिति तथा आयु और लिंग के आधार पर सामूहिक आश्रयों में अस्थायी रूप से अलग रखने के प्रस्ताव शामिल थे। बर्लिन में विश्वविद्यालय अस्पतालों ने मई और जुलाई 1945 के बीच जननांग चोटों के साथ 12,000 से अधिक महिलाओं को भर्ती किया। स्त्री रोग वार्डों में भीड़भाड़ थी और उपलब्ध उपचार आंतरिक धुलाई, पेनिसिलिन इंजेक्शन और सल्फोनामाइड्स के विलंबित प्रशासन तक सीमित थे। इसमें कोई मानकीकृत प्रोटोकॉल नहीं था तथा अधिकांश चिकित्सा रिकॉर्ड तात्कालिक कर्मियों द्वारा हाथ से तैयार किए जाते थे। लीपजिग और ड्रेसडेन में, जहां सोवियत इकाइयां लंबे समय तक रहीं, बलात्कार पीड़ितों के लिए आपातकालीन वार्ड स्थापित किए गए, लेकिन आधिकारिक रेड आर्मी रिपोर्टों में उनके अस्तित्व को छोड़ दिया गया। हेल्के सैंडर की डॉक्यूमेंट्री बेफ्रियर एंड बेफ्रीटे 1992 ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिसमें जीवित बचे लोगों और कब्जे के बच्चों की प्रत्यक्ष गवाही प्रस्तुत की गई। निदेशक ने एक सतत पैटर्न देखा। महिलाएं व्यक्तिगत अनुभव व्यक्त करने की आदी नहीं थीं। अगर उन्होंने बोलने की कोशिश की तो उन्हें और अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। कई ने संकेत दिया कि बाद में पारिवारिक संघर्ष मूल हमले से अधिक दर्दनाक था। हालिया ऐतिहासिक शोध से पता चलता है कि इस अवधि के दौरान लगभग 9 लाख जर्मन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, जिनमें से कई के साथ बार बार बलात्कार किया गया। यद्यपि यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन अपराध की प्रकृति और उससे जुड़ी वर्जनाओं को देखते हुए यह आंकड़ा रूढ़िवादी ही है। इस प्रकार युद्ध ने हिंसा के एक पूरे चक्र को बंद कर दिया। नाजीवाद की हिंसक यौन नीतियों की काली झलक नागरिक आबादी के विरुद्ध किए गए अपराधों में देखने को मिली, जिनकी रक्षा करने की शपथ शासन ने ली थी। दशकों तक इन अनुभवों को दबाए रखना ऐतिहासिक स्मृति और सामूहिक जिम्मेदारी की जटिलताओं को दर्शाता है। जर्मन समाज को अपने स्वयं के आपराधिक अतीत का सामना करते हुए अपने नागरिकों की पीड़ा को एक साथ समझने में कठिनाई हो रही थी। इस गतिशीलता ने समूची पीढ़ियों को यूरोपीय आपदा के व्यापक संदर्भ में व्यक्तिगत आघातों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्दावली से वंचित कर दिया। पिंक ट्रायंगल, समलैंगिकों का मौन विनाश। वाइमर गणराज्य के दौरान बर्लिन यूरोप के सबसे अधिक दिखाई देने वाले समलैंगिक समुदायों में से एक का घर था। मैग्नस हिर्शफेल्ड द्वारा निर्देशित इंस्टीट्यूट फॉर सेक्सुअल रिसर्च यौन विविधता पर अध्ययन में विश्व के अग्रणी वैज्ञानिक का प्रतिनिधित्व करता है। यह सापेक्ष खुलापन उसके बाद होने वाले उत्पीड़न के बिल्कुल विपरीत था, जिसने उभरते हुए राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन के मूलभूत विरोधाभासों में से एक को जन्म दिया। ऐसे स्टर्मा बटेलुंग या ब्राउन शर्ट्स के संस्थापक और कमांडर अर्नेस्ट रोहम ने इस प्रारंभिक विरोधाभास को मूर्त रूप दिया। प्रथम विश्व युद्ध के एक सम्मानित अनुभवी सैनिक के रूप में उन्होंने एसए की स्थापना एक अर्धसैनिक बल के रूप में की थी, जो पार्टी की बैठकों की सुरक्षा, विरोधियों को डराने धमकाने और सड़कों पर लड़ने के लिए समर्पित था। उनके नेतृत्व में वे कई मिलियन की एक निजी सेना के रूप में विकसित हुए, जो संभवतः नियमित सशस्त्र बलों से अधिक शक्तिशाली थी। असाधारण बात यह है कि रोहम ने अपनी समलैंगिकता को खुलेआम जिया। वह अपने अधीनस्थों के साथ संबंध रखता था तथा बिना किसी विशेष विवेक के म्यूनिख और बर्लिन के समलैंगिक बारों में अक्सर जाता था। उनकी विचारधारा पार्टी हलकों में जानी जाती थी, जिसमें स्वयं हिटलर भी शामिल था, जिसने शुरू में इसे राजनीतिक व्यावहारिकता के साथ सहन किया। रोहम का निजी जीवन उनका अपना मामला है, जब तक वह अपने संगठन को अनुशासित रखते हैं। एसए ने एक आंतरिक संस्कृति विकसित की, जहां सैन्यकृत समलैंगिक कामुकता विरोधाभासी रूप से राजनीतिक क्रूरता के साथ सह अस्तित्व में थी। उनके बैरकों में, जो गहन शारीरिक सौहार्द और विशिष्ट पुरुषत्व की विशेषता रखते थे, ऐसा वातावरण उत्पन्न होता था जहां शारीरिक प्रशंसा, शक्ति का पंथ और पुरुषों के बीच गहन भावनात्मक बंधन रोजमर्रा की सामान्य बात थी। यह गतिशीलता उस नैतिक सार्वजनिक छवि के सीधे विपरीत थी जिसे पार्टी ने आम जनता के बीच प्रचारित किया था।
शक्तिशाली हलकों में समलैंगिकता के प्रति अस्थायी सहिष्णुता 1934 में अचानक समाप्त हो गई। हिटलर, जो अब चांसलर था, को एक राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा। रोहम और ऐसे अधिक प्रमुखता की मांग कर रहे थे और नियमित सेना के साथ महत्वपूर्ण गठबंधन को खतरे में डाल रहे थे, जो विचारधारा से प्रेरित अर्धसैनिक बलों पर गहरा अविश्वास करती थी। इसी समय एसएस, जो शुरू में एसए के अधीनस्थ था, के नेता हेनरिक हिमलर ने संस्थागत प्रतिस्पर्धा को खत्म करने का प्रयास किया। रोहम की समलैंगिकता ने पूर्ण औचित्य प्रदान किया। हिमलर और जोसेफ गोएबल्स ने हिटलर को आश्वस्त किया कि इस पतन ने आंदोलन की नैतिक अखंडता से समझौता किया है और तत्काल शुद्धिकरण को उचित ठहराया है। नैतिक प्रेरणा में राजनीतिक गणनाएं छिपी थीं। आंतरिक खतरों को बेअसर करना, अर्धसैनिक तंत्र पर नियंत्रण मजबूत करना और संस्थागत प्रतिस्पर्धियों को खत्म करना। 30 जून से 2 जुलाई 1934 की रात, जिसे लंबी चाकुओं की रात के नाम से जाना जाता है, एसएस दस्तों ने रोहम सहित 85 से अधिक ऐसे नेताओं को मार डाला। एक होटल में हिरासत में लिए जाने पर उसे अपनी कोठरी में उपलब्ध कराई गई पिस्तौल से आत्महत्या करने की पेशकश की गई। इनकार करने पर 2 एसएस अधिकारियों ने उसे मार डाला। आधिकारिक प्रचार ने तुरंत एक नैतिक औचित्य दिया। मारे गए लोग रीच के खिलाफ एक समलैंगिक षड्यंत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। इस मोड़ ने व्यवस्थित उत्पीड़न की शुरुआत को चिह्नित किया। शासन ने 1871 से लागू जर्मन दंड संहिता के अनुच्छेद 175 में आमूल-चूल संशोधन किया। मूल संस्करण में विशिष्ट यौन कृत्यों को अपराध घोषित किया गया था। नाजी संशोधन ने अपराधीकरण का विस्तार करते हुए इसमें किसी भी शारीरिक संपर्क, नजरिए या यहां तक कि समलैंगिकता से संबंधित विचारों को भी शामिल कर दिया। इसी समय सजाओं में भी तेजी से वृद्धि हुई। जहां पहले सामान्य सजा 3 महीने की थी, वहीं नाजी कानून के तहत यह 10 वर्ष तक की जबरन मजदूरी तक पहुंच सकती थी। उत्पीड़न ने एक संस्थागत ढांचा हासिल कर लिया। गेस्टापो ने एक विशेष विभाग, सोंडेरडेजरनेट, की स्थापना की, जो विशेष रूप से समलैंगिकों की पहचान करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए समर्पित था। इस इकाई ने सावधानीपूर्वक संदिग्धों की गुलाबी सूची तैयार की, झांत बैठक स्थलों पर छापे मारे तथा गुप्त स्थानों में एजेंटों की घुसपैठ कराई। जांच पद्धतियों में डाक अवरोधन, घरों की निगरानी तथा अतिरिक्त नाम प्राप्त करने के लिए जबरन वसूली की तकनीकें शामिल थीं। 6 मई 1933 को स्टॉर्म ट्रूपर्स ने यौन अनुसंधान संस्थान को नष्ट कर दिया। बर्लिन के ओपेरन प्लाट्स में हजारों वैज्ञानिक पुस्तकें और शोध पत्र सार्वजनिक रूप से जला दिए गए। संस्थान के अभिलेख, जिसमें चिकित्सा रिकॉर्ड और रोगियों की व्यक्तिगत जानकारी शामिल है, को प्राधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया, जिससे संभावित पीड़ितों की पहचान करने में सुविधा हुई। 1935 से 1945 के बीच समलैंगिकता के संदेह में लगभग 1 लाख पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से लगभग 50,000 को जेल की सजा दी गई और कम से कम 15,000 को यातना शिविरों में भेज दिया गया। वहां उन्होंने एक विशिष्ट बैज पहना था। उनके कपड़ों पर एक गुलाबी त्रिकोण सिला हुआ था, जो उन्हें यातना शिविर प्रणाली में विशेष रूप से घृणित पदानुक्रम ने समलैंगिक कैदियों को विशेष रूप से असुरक्षित स्थिति में रखा। उन्हें सबसे खतरनाक काम, घटिया राशन और कठोर दंड दिया जाता था। नैतिक संदूषण को रोकने के लिए उन्हें व्यवस्थित रूप से अलग थलग कर दिया गया था। इस व्यवस्था की व्यापक भयावहता के बावजूद इन कैदियों को सुरक्षा कर्मियों और अन्य कैदियों से अतिरिक्त भेदभाव का सामना करना पड़ता था, जिससे लगभग पूर्ण अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती थी। सैक्सन हौसेन में समलैंगिक कैदियों के लिए एक विशेष ब्लॉक स्थापित किया गया था, जहां उनके अभिविन्यास को ठीक करने के लिए चिकित्सा प्रयोग किए जाते थे। इनमें हार्मोन की उच्च खुराक का जबरन प्रशासन शामिल था, जिसके कारण अंगों को स्थायी क्षति पहुंची। सिंथेटिक कैप्सूल का सर्जिकल प्रत्यारोपण तथा बिजली के झटके से बचाव के उपचार शामिल थे। एक चिकित्सीय विकल्प के रूप में कुछ कैदियों को उनकी सजा कम करने या घातक श्रम से बचने के लिए स्वैच्छिक बधियाकरण को एक संक्रामक सामाजिक रोग के रूप में माना, जिसके लिए क्रांतिकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। शासन के साथ सहयोग करने वाले डेनिश चिकित्सक कार्ल वेरनेट ने बुचेनवॉल्ड में प्रायोगिक हार्मोनल प्रत्यारोपण विकसित किया, जिससे अक्सर घातक बुखार और सेप्टिसीमिया से मौतें होती थीं। इन प्रक्रियाओं को आधिकारिक तौर पर वैज्ञानिक पुनर्निर्माण चिकित्सा के रूप में प्रस्तुत किया गया तथा कार्यक्रमगत विस्तार के लिए
हिमलर से व्यक्तिगत प्राधिकरण प्राप्त किया गया। समलैंगिकता को सताने के प्रति हिमलर का जुनून मुख्यतः जनसांख्यिकीय गणनाओं से प्रेरित था, न कि नैतिक गणनाओं से। बैडटोल्ज 1933 में एसएस कमांडरों को दिए एक गोपनीय भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से इस दृष्टिकोण को व्यक्त किया। उच्च जन्म दर वाले अच्छे नस्ल के राष्ट्र के पास सुनिश्चित शक्ति है। अपर्याप्त जन्म दर वाला राष्ट्र विलुप्त होने का खतरा उठाता है। उनके लिए समलैंगिकता पुरुष प्रजनन क्षमता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो रीच की जनसंख्या विस्तार योजनाओं के लिए खतरा है। यह परिप्रेक्ष्य युद्ध के दौरान उत्पीड़न की तीव्रता को स्पष्ट करता है, जब 1941 से समलैंगिक व्यवहार में पाए गए एसआई सदस्यों की त्वरित फांसी को अधिकृत किया गया था और युद्ध संकट के अनुपात में शिविरों में निर्वासन में वृद्धि हुई थी। शिरमेक वॉरब्रुक में निर्वासित फ्रांसीसी नागरिक पियरे सील ने एक अद्भुत अनुभव बताया। उसे अपने 18 वर्षीय साथी पर सुरक्षा कुत्तों द्वारा हमला होते हुए देखने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि एसएस अधिकारी वहां मौजूद थे। इन विशिष्ट अत्याचारों का उद्देश्य न केवल व्यक्तियों को नष्ट करना था, बल्कि एकजुटता, स्नेह या सामुदायिक प्रतिरोध की क्षमता को भी नष्ट करना था। अनुच्छेद 175 दोनों जर्मनी में दशकों तक लागू रहा। पश्चिमी जर्मनी में कानून का नाजी संस्करण 1969 तक बिना किसी बदलाव के जारी रहा। कई बचे लोगों को पिछले सजा पूरी करने के लिए शिविरों से सीधे राज्य की जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे रिहाई एक सरल प्रशासनिक हस्तांतरण में बदल गई। अन्य पीड़ित समूहों के विपरीत युद्ध के तुरंत बाद की अवधि में उन्हें कोई मान्यता या मुआवजा नहीं मिला। मुआवजे के दावों को नियमित रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया जाता था कि वे वैध रूप से दोषी ठहराए गए अपराधी थे। यह कलंक संस्थागत रूप से कायम रहा। क्षतिपूर्ति पर संसदीय बहस 5600 के दौरान एक सरकारी प्रतिनिधि ने स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि जिन लोगों को आज भी जेल भेजा जाएगा, उनके पास प्रतिपूरक वैधता का अभाव है। हाल के दशकों तक ऐतिहासिक मौन लगभग पूर्ण हो चुका था। 1985 तक जर्मन राष्ट्रपति रिचर्ड वॉन वीटसेकर ने पहली बार अपने आधिकारिक भाषण में समलैंगिक पीड़ितों का सार्वजनिक रूप से उल्लेख नहीं किया था। सजाओं को औपचारिक रूप से 2002 तक रद्द नहीं किया गया, जब तक कि अधिकांश बचे हुए लोगों की मृत्यु नहीं हो गई। इस समूह को विशेष रूप से समर्पित एक राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन 2008 में बर्लिन में किया गया। नाजीवाद के तहत समलैंगिकों के उत्पीड़न से एक मौलिक विरोधाभास उजागर होता है। एक शासन जो आदर्श पुरुषत्व, पुरुषोचित सौहार्द तथा पुरुषों के बीच प्रगाढ़ संबंधों को सौंदर्य की दृष्टि से ऊंचा उठाता था, उसी शासन ने उस प्रतिमान के अंतर्गत किसी भी भावनात्मक अभिव्यक्ति को सताया। यह असंगति उस व्यवस्था के संरचनात्मक पाखंड का एक आदर्श सूक्ष्म रूप प्रस्तुत करती है, जहां दिखावट और वास्तविकता में भारी अंतर होता है, तथा जो लोग इन दो आयामों के बीच फंस जाते हैं, उनके लिए इसके घातक परिणाम होते हैं। क्लिनिकल टेरर, द रीच, सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स। तृतीय रेह की चिकित्सा मशीनरी ने वैज्ञानिक ज्ञान को संस्थागत यौन हिंसा के साधन में बदल दिया। वैध अकादमिक प्राधिकार के तहत प्रतिष्ठित यूरोपीय विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित डॉक्टरों ने मानव शरीर को जीवित प्रयोगशालाओं में बदल दिया, जहां प्रजनन, जीव विज्ञान और यौन शरीर रचना को राजनीतिक और नस्लीय उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित रूप से हेरफेर किया गया। ये पहलू पिछले अध्यायों में वर्णित शारीरिक नियंत्रण प्रणालियों की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है, जहां चिकित्सीय हस्तक्षेप ने उन प्रथाओं के लिए वैज्ञानिक औचित्य प्रदान किया जो मूलतः राष्ट्रीय समाजवादी परियोजना में निहित यौन और प्रजनन हिंसा का विस्तार थे। ऑश्विट्ज़-बिर्केनौ नैतिक प्रतिबंधों के बिना एक विनाश केंद्र और प्रयोगात्मक प्रयोगशाला के रूप में एक साथ संचालित होता था। म्यूनिख विश्वविद्यालय से भौतिक नृविज्ञान और चिकित्सा में डॉक्टर जोसेफ मेंजेले ने मानव शरीर पर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से अपने नस्लीय सिद्धांतों को लागू किया। यद्यपि उनके जुड़वां अध्ययनों को ऐतिहासिक रूप से अधिक ध्यान मिला है, उन्होंने महिला प्रजनन शरीर क्रिया विज्ञान पर केंद्रित एक व्यवस्थित कार्यक्रम भी विकसित किया है। विशेष चिकित्सा बैरकों में उन्होंने प्रयोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से युवतियों का चयन किया, जिसमें गर्भाशय ग्रीवा में प्रयोगात्मक रसायनों के इंजेक्शन लगाना और पूर्व नसबंदी के साथ जबरन गर्भाधान प्रोटोकॉल शामिल थे। एनेस्थीसिया, रोगाणुरहित उपकरणों या न्यूनतम स्वच्छता स्थितियों के बिना किए गए इन हस्तक्षेपों के कारण अत्यधिक दर्द, बड़े पैमाने पर संक्रमण और अक्सर मृत्यु हो जाती है। कार्ल क्लॉबर्ग, जो कि एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में प्रशिक्षित स्त्री रोग विशेषज्ञ थे,
ने रेवेंसब्रुक और ऑनशविट्स में फैलोपियन ट्यूब में फॉर्मेल्डिहाइड का इंजेक्शन देकर सामूहिक नसबंदी की विधि विकसित की। एनेस्थीसिया के बिना की गई इस प्रक्रिया के कारण पेट में असहनीय दर्द, तेज बुखार और अक्सर आंतरिक अंगों में छेद हो जाता था। एसएस अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज 1247 पीएस में एक स्पष्ट उद्देश्य स्थापित किया गया है: नस्लीय रूप से अवांछनीय मानी जाने वाली बड़े पैमाने पर और प्रभावित लोगों की जानकारी के बिना नसबंदी करने की एक कुशल विधि। क्लॉबर्ग और हिमलर के बीच पत्राचार से एक विशिष्ट परिचालन प्राथमिकता का पता चलता है, एक बाहरी रूप से पता न चलने वाली प्रक्रिया का विकास जो बंधीकरण के पूर्व ज्ञान के बिना बाद में व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दे। यह विशेषता संघर्ष पश्चात नियोजन के लिए महत्वपूर्ण थी। प्रसंस्कृत महिलाओं को प्रजनन क्षमता के बिना श्रमिक के रूप में निर्वासित किया जाएगा, जिससे आर्थिक कार्यक्षमता को बनाए रखते हुए जनसांख्यिकीय जोखिम को समाप्त किया जा सकेगा। हेलेना एस, एक पोलिश उत्तरजीवी, ने सोवियत जांचकर्ताओं के समक्ष गवाही दी। मई 1945। उन्होंने हमें डॉक्टरों और अधिकारियों के सामने नग्न अवस्था में खड़ा कर दिया। चयन के बाद उन्होंने आंतरिक रूप से एक जलने वाला पदार्थ इंजेक्ट किया। दर्द तरल आग के समान था। कई लोग तुरंत बेहोश हो गए, अन्य कभी वापस नहीं आए। हमें तत्काल मृत्युदंड की धमकी के तहत प्रक्रिया के बारे में बात करने से मना किया गया था। साथ ही विविध प्रयोगात्मक पद्धतियां भी थीं। बुचेनवाल्ड में ब्लॉक 46 में परिवर्तित हार्मोनल स्थितियों में यौन व्यवहार पर शोध किया गया। चयनित कैदियों को मुख्यतः गोजातीय और सुअर के अंडकोशों से प्राप्त यौगिकों के इंजेक्शन दिए गए। इसके बाद उन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन और जबरन प्रश्नावली के माध्यम से व्यवहारगत परिवर्तनों को दर्ज किया। इन आंकड़ों ने यौन व्यवहार के जैविक निर्धारण के बारे में छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। प्रयोगात्मक पद्धति में अक्सर नियंत्रित तनाव के तहत यौन प्रतिक्रिया के परीक्षण शामिल होते थे। प्रायोगिक विषयों को संवेदी अभाव, अनियमित भोजन, अत्यधिक तापमान और प्रेरित थकावट के अधीन किया गया, जबकि यौन उत्तेजनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया पर नजर रखी गई। ये प्रोटोकॉल, जो शुरू में सैन्य उपयोग के लिए डिजाइन किए गए थे, का उद्देश्य उन्नत पूछताछ में संभावित प्रयोज्यता के साथ मनोभौतिक प्रतिरोध की सीमाओं और मनोवैज्ञानिक विखंडन बिंदुओं की पहचान करना था। यौन हिंसा को वैध वैज्ञानिक अनुसंधान में बदलने के लिए एक परिष्कृत वैचारिक और प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता थी। व्यक्तिगत ज्यादतियों से कहीं आगे जाकर इन अपराधों को पूर्ण संस्थागत समर्थन प्राप्त था। विस्तृत प्रोटोकॉल, मानकीकृत प्रपत्र, स्पष्ट रूप से परिभाषित कमांड श्रृंखला तथा आवधिक समीक्षा प्रक्रियाएं। इस संरचना ने मानवीय पीड़ा को तकनीकी भाषा का उपयोग करके नैदानिक आंकड़ों में परिवर्तित करने की अनुमति दी, जिससे उत्पन्न दर्द के बारे में किसी भी नैतिक विचार या मान्यता को समाप्त कर दिया गया। प्रजनन नियंत्रण के प्रति नाजी जुनून महज सामरिक उद्देश्यों से आगे बढ़कर दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि को सामने लाता था। रीच के चिकित्सा तंत्र के लिए प्रजनन तंत्र पर नियंत्रण पाने का मतलब था संपूर्ण आबादी के जैविक भविष्य को नियंत्रित करना। कैसर विल्हेम इंस्टीट्यूट के आंतरिक झांपनों में स्पष्ट रूप से गैर जर्मनिक नस्लीय प्रजनन क्षमता पर वैज्ञानिक प्रभुत्व की आवश्यकता को स्थायी आर्यन जैविक वर्चस्व के लिए रणनीतिक पूर्वापेक्षा के रूप में व्यक्त किया गया था। इस वैचारिक ढांचे में महिला प्रजनन अंगों ने विशिष्ट रणनीतिक महत्व प्राप्त कर लिया, जिसे एसएस दस्तावेजों में शाब्दिक रूप से नस्लीय संघर्ष में अंतिम युद्ध क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। इसके परिणाम मुक्ति के बाद भी बने रहे। हजारों जीवित बचे लोगों को स्थायी स्त्री रोग संबंधी चोटें, अपरिवर्तनीय बांझपन और गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात सहना पड़ा। संबद्ध चिकित्सा रिपोर्ट 1945 से 1946 में विशिष्ट लक्षणात्मक पैटर्न का उल्लेख है। गंभीर यौन भय, विघटनकारी विकार जो सामान्य अंतरंगता को रोकते हैं, तथा जननांगों के प्रति विशेष रूप से निर्देशित आत्महानिकारक व्यवहार जो लगातार आघातपूर्ण आंतरिककरण का संकेत देते हैं। अपराधियों का बाद में जो हश्र हुआ वह युद्धोत्तर न्याय की अपूर्णताओं को दर्शाता है। जबकि कुछ नाजी डॉक्टरों को मुकदमों और फांसी का सामना करना पड़ा, कई बच निकले या उन्हें आश्चर्यजनक रूप से हल्की सजा मिली। विशेष रूप से परेशान करने वाले मामले प्रतिष्ठित पश्चिमी संस्थानों में व्यावसायिक निरंतरता से जुड़े थे। कार्ल क्लॉबर्ग, जिन्हें सोवियत जेल से रिहा किया गया था 1555, ने एक निजी स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर प्रैक्टिस को पुनः खोलने का प्रयास किया,
तथा सार्वजनिक रूप से अपनी वैज्ञानिक प्रगति का प्रचार किया, लेकिन जीवित बचे लोगों के विरोध के कारण उन्हें शोध कार्य को रोकना पड़ा, जो उनकी मृत्यु 1957 के कारण बाधित हो गया। हर्टा ओबेरहेसर 1956 तक श्लेस्विग होल्स्टीन में एक पारिवारिक चिकित्सक के रूप में काम करती थीं, जब एक जीवित बचे व्यक्ति ने गलती से उन्हें पहचान लिया। यद्यपि उन्होंने चिकित्सा अवकाश खो दिया, लेकिन वे अपनी मूल सजा काटने से बच गए तथा 1978 तक स्वतंत्र रूप से जीवन जीते रहे तथा लगातार किसी भी गलत काम से इनकार करते रहे। जब्त किए गए प्रायोगिक अभिलेखों में युद्धोत्तर जटिल घटनाक्रम का उल्लेख है, जबकि कुछ दस्तावेजों को नूर्नबर्ग परीक्षणों में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया गया, अन्य को पश्चिमी और सोवियत खुफिया सेवाओं द्वारा उनके संभावित सैन्य वैज्ञानिक मूल्य का आकलन करते हुए हथिया लिया गया। नियंत्रित प्रजनन क्षमता और प्रजनन प्रयोगों पर विशिष्ट दस्तावेज 1990 के दशक तक गोपनीय बने रहे, जो संभावित प्रयोज्यता के बारे में संवेदनशीलता के बने रहने का संकेत देता है। यह चिकित्सीय हिंसा विज्ञान की भयावह विफलता को दर्शाती है, जो आवश्यक नैतिक बाध्यताओं से विमुख है। नाजी प्रयोगों से अनुसंधान की सीमाओं, सूचित सहमति और जैव चिकित्सा विज्ञान की संस्थागत निगरानी के बारे में बुनियादी सवाल उठते रहते हैं। विशेष रूप से परेशान करने वाली बात यह है कि ये अपराध अज्ञानियों द्वारा नहीं, बल्कि यूरोपीय बौद्धिक अभिजात वर्ग द्वारा किए गए थे, जो यह दर्शाता है कि जब विचारधारा गैर हानिकारकता के मूल सिद्धांत की जगह ले लेती है, तो परिष्कृत शारीरिक ज्ञान को यातना के एक परिष्कृत उपकरण में कैसे बदला जा सकता है।